अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का पार्ट 2। न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर इज ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। किसी भी ब्रेन इंजरी की वजह से या पोस्ट ट्रॉमेटिक अमनीजिया की वजह से जो है कॉन्शियसनेस को खो लेना या अलर्टनेस को खो देना, तो ये है TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अच्छा, तो शुरू। ब्रेन इंजरी रिक्वायर एविडेंस ऑफ इम्पैक्ट टू द हेड अलोंग विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एमनीजिया जो भी है इंजरी वो हेड से रिलेटेड होगी, आपके स्कल के अंदर होगी। इसी तरह जो है ना इंजरी होगी ब्रेन से ही रिलेटेड, कोई इंजरी होगी, कोई एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से हो सकती है। द सिम्टम्स मस्ट अकर इमीडिएटली आफ्टर द ट्रामा। जो सिम्टम्स है फ़ौरन या ट्रामा के बाद आते हैं, या तो जो है अगर जो रिकवर हो जाते हैं तब आते हैं। एंड पास द एक्यूट पोस्ट इंजरी पीरियड। डायग्नोज करने का मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। एविडेंस होता है कि ये इंजरी हुई है ब्रेन को, तो फिर हुआ है ये कोई भी दिमाग, कोई भी सर पे इंजरी होती है, या तो फिर रैपिड मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन विद इन द स्कल के अंदर जो है जैसे जो है तब भी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से, तो वो तब भी इंजरी हो सकती है। तो इसमें क्या क्या विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया हो सकता है, डिसओरिएंटेशन और कन्फ्यूजन भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या है, इंजरी हो सकती है, या सिजेयर्स भी हो सकते हैं, सिजेयर डिसऑर्डर भी हो सकता है, विजुअल फील्ड कट्स, एनोस्मिया या हेमीपेरेसिस। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो है प्रेजेंस इमीडिएटली आफ्टर द अकरेंस ऑफ द, और जो भी डिसऑर्डर है फ़ौरन, जो किसी सिम्टम्स है फ़ौरन इंजरी के बाद आने लग जाते हैं, और फ़ौरन जो है ना, और इमीडिएटली आफ्टर रिकवरी, और फ़ौरन रिकवरी के बाद भी आ सकते हैं। सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। अब ये दूसरा है, इसमें दूसरा टॉपिक आ रहा है कि पहले हमने ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जो कि इंजरी की वजह से आई थी, अब जो है मेडिकेशन की वजह से क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं। क्राइटेरिया आर मेट फॉर मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। और फिर ये डिलीरियम के कोर्स में नहीं आता। इन्वॉल्व सब्सटेंस और मेडिकेशन एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यूरोकॉग्निटिव। कोई भी मेडिकेशन हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारी आ रही है। और न्यूरोकॉग्निटिव डेफिशिट्स इज कंसिस्टेंट विद द टाइमिंग ऑफ सब्सटेंस। जब भी ये जो भी डेफिशिएंट्स होते हैं, कॉग्निटिव डेफिशिएंट होते हैं, तो जब भी दवाई ली जाती है, जो वो सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर होते हैं टेम्परल कोर्स के लिए होता है इसका। आगे आ रहा है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन क्या होता है? सबसे पहले HIV की एब्रीवेशन ये SNMC की हो सकती है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज अ वायरस दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम। एक वायरस होता है जो कि इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जो कि हमारे इन्फेक्शंस इसका काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस को फाइट करता है, के साथ फाइट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। डायग्नोज करने का तरीका क्या है? मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV जो है ना इन्फेक्शन होता है इसके अंदर। न्यूरोकॉग्निटिव disorder is not better explained by non-HIV conditions including secondary brain diseases। कोई secondary brain diseases तो नहीं है, such as progressive multifocal leukoencephalopathy, जो भी आप पढ़ लीजिएगा, और क्रिप्टोकोकल इनके साथ तो नहीं मुंसलिक, और किसी और मेडिकल कंडीशन से तो नहीं एट्रीब्यूटेड, कोई मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं एट्रीब्यूटेड, ये भी देखें। फिर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज। ये क्या है? स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय ट्रेमर्स, रिजिडिटी एंड अनस्टेडीनेस कैन रिजल्ट इन न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज। ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि टर्मर्स और रिजिडिटी की वजह से होती है। क्राइटेरिया क्या है? मेजर या माइल्ड होता है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। स्टैब्लिश किस में होता है? पार्किंसंस डिजीज़ में होता है। इसका ऑनसेट और ग्रेजुअल इसकी प्रोग्रेशन हो जाती है। एम्पेयरमेंट में किसी मेडिकल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं एट्रीब्यूटेड। फिर क्या देखा जाए? ड्यू टू हंटिंगटन डिजीज़। अब जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर किसी वजह से हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज़ की वजह से भी होता है। जो इसमें ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्व्स अ वाइड स्प्रेड डिटोरिएशन ऑफ द सब कॉर्टिकल ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स दैट इन्वॉल्व मोटर मूवमेंट्स। इसमें जो कि ब्रेन के सब कॉर्टिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डिटोरिएशन हो जाती है, और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है
जो कि मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसकी भी डिटोरिएशन हो जाती है। ख़राबी मतलब उसको कहते हैं डिटोरिएशन को। डायग्नोज करने का तरीका क्या होता है? मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं, ये इसकी आहिस्ता ऑनसेट और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती है। और फिर क्या होता है, दिस इज़ क्लिनिकली इस्टेब्लिश हंटिंगटन डिजीज़, क्लिनिकली इस्टेब्लिश डिजीज़ होती है। और रिस्क फॉर हंटिंगटन डिजीज़ बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक टेस्टिंग पे होता है। इसका जो रिस्क होता है किसी भी मेडिकल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं मुंसलिक, ये भी देखा जाए। और फिर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कौन सी मेडिकल कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव एविडेंस हिस्ट्री में से देखा जाए, पास्ट इसकी एग्जामिनेशन की जाए, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की जाए कि जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है किसी भी पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है, ये कोई और बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से हुआ है, किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं हुआ, कोई न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर कोई और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है उनकी वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, क्योंकि कोई और मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो कि हमने ऊपर पढ़ी हैं उनमें से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि अल्जाइमर या HIV, ये देखा जाए। आगे इटियोलॉजी ऑफ डिलीरियम, डिलीरियम का इटियोलॉजी क्या है? कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मेडिकेशन हो सकती है, ड्रग टॉक्सिटी हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, या ड्रग इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, कोई भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, या लंग ख़राब होना, या लिवर डिजीज़, या इंजरी, गिरने से इंजरी हो सकती है, या मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस सच एस लो सोडियम और कैल्शियम, स्वेयर क्रॉनिक और टर्मिनल इलनेस हो सकती है, फीवर और एक्यूट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और फ्लू स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट, किसी भी टॉक्सिन से एक्सपोजर हो जाना जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और अदर पॉइजन्स, इनके बिल्कुल एक्सपोजर उनके हो जाता है। सर्जरी या मेडिकेशन की वजह से जब एनेस्थीसिया के दौरान में एनेस्थीसिया दिया जाता है तो फिर तो नहीं उसको ये बीमारी आ गई। अब इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ देख लेते हैं। इनका जो कॉज है अभी तक सही तरीके से पता नहीं चला, लेकिन बट द पीपल विल हैव एम्लियॉइड प्लॉक्स एंड टैंगल्स इन द ब्रेन, टैंगल्स होते हैं, ब्रेन टैंगलिंग होती है। आगे आ रहा है लीवी बॉड डेमनीशिया। लीवी बॉड डेमनीशिया क्या इसमें क्या होता है? प्रोटीन के क्लम्प्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन इसके होते हैं और ब्रेन के बिल्कुल डैमेज पार्ट के अंदर होता है। तो इसमें क्या है कि ये इसकी एटियोलॉजी कहाँ से निकली है? जो ब्रेन होता है उसमें प्रोटीन के क्लम्प्स होते हैं जो फिर लोगों में डेवलप होता है लीवी बॉडी के साथ। डेमनीशिया, अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज इन सब में होता है। आगे फ्रंटोटेम्पोरल NCD, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। हाँ, इसमें क्या है? इसका भी सही से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्रंटल और टेम्पोरल ल्यूब्स में होते हैं। ब्रेन लोब्स ऑफ द ब्रेन श्रिंक ओवर टाइम, जो कि फ्रंट के और टेम्पोरल लोब्स होते हैं ब्रेन के, वो श्रिंक हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, टाइम के साथ साथ सॉरी। सेवरल जीन म्यूटेशन भी हो सकती हैं, हैव बीन लिंक्ड टू टाइप्स ऑफ फ्रंटोटेम्पोरल डेमनीशिया। आगे है वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, ये हमने पढ़ा था कि जो ब्लड के ब्लॉकेज होता है, ब्लड सही से ब्रेन तक नहीं जाता, तो वो पढ़ लेते हैं। स्ट्रोक दैट ब्लॉक अ ब्रेन आर्टरी, कोई भी स्ट्रोक होता है जिसकी वजह से ब्रेन की आर्टरी, कोई भी ब्रेन की नर्व जो होती है ना, वो जहाँ ब्लड पहुँचा रही होती है वो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसमें वेस्कुलर डेमनीशिया, जिसमें सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जो कि नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं आते, कुछ स्ट्रोक्स होते हैं वो बड़े साइलेंट होते हैं, जो कि डेमनीशिया का रिस्क इंक्रीज कर देते हैं। कंडीशंस दैट नैरो और इन्फ्लिक्ट लॉन्ग टर्म डैमेज ऑन ब्रेन ब्लड वेसल्स एंड कैन लेड टू वेस्कुलर डेमनीशिया। वियर एंड टीयर एसोसिएटेड विद एजिंग, जैसे जैसे बूढ़ा होता है बंदा तब भी वियर एंड टीयर आता है दिमाग की नसों में या किसी भी नसों में, जो है ना चोट वोट लग जाती है जो कि नहीं पता चलता। हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल एजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, डायबिटीज़ और ब्रेन हेमोरॉइड। आगे है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। अब वो कौन सी होती है? फॉल्स, जो गिरना होता है सबसे ज़्यादा मेन कॉज होता है, मोटर व्हीकल क्रैशेस वगैरह, एक्सीडेंट्स वगैरह। आगे ड्यू टू HIV इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं? HIV इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, अफेक्टिंग द सब कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ब्रेन। आगे रिस्क फैक्टर फॉर HIV इन्फेक्शन इंक्लूड अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड इंजेक्शन ड्रग यूज़। आगे आ रहा है न्यूरोकॉग्निटिव इटियोलॉजी क्या है, फिर से वही आ रही है। पार्किंसन डिजीज़ क्या है? ओल्डर एज में आती है, और जो भी इसका ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज़ आर रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग मेजर और माइल्ड। इसका ड्यूरेशन होता है उसकी वजह से पता चल सकता है कि अगर वो कुछ अरसे के लिए होता है तो वो बता सकता है कि मेजर है कि माइल्ड है। हंटिंगटन डिजीज़ क्या होती है? मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होती है, अकर्स एट द पार्ट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़।
इस हेरिडिटी और जेनेटिक्स से मिली हुई होती है, स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है जीन्स, मेडिकेशन और सब्सटेंस इंड्यूस एनसीडी। वैरायटी ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइल्ड एनसीटी ड्यू टू सब्सटेंस मेडिकेशन यूज इंक्लूडिंग एल्कोहल, इनहेलेंट्स हमने पढ़ा था, स्प्रे पेंट्स वगैरह, इस तरह के पेंट्स जो होते हैं, कोकेन, मेथाम्फेटामाइन और ओपियोइड्स की वजह से आते हैं ये डिसऑर्डर्स। आगे आ रहा है ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कौन से लिटरली 100 ऑफ कंडीशन जो कि हो सकती हैं जो कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम की तरफ जा सकती हैं। तो कुछ जो होते हैं रिवर्सेबल भी होती हैं, कुछ जो होती हैं फुली तरह से रिवर्सेबल नहीं होती, जो कि मोस्ट कॉमन है डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रॉब्लम्स विद इंसुलिन, हाइपरथायरॉयडिज्म, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, हु डू नॉट रिसीव सफिशेंट अमाउंट ऑफ, जो लोग इनमें वाइटामिन और मिनरल की प्रॉपर सफिशेंट अमाउंट नहीं होती, उनमें भी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स।